बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा दुरानी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है गज़ा पर इसराइली जारहियत का 16वां रोज़ है। मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है। 4400 फ़लस्तीनी शहदा की तादाद हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अलमिया ये है कि अब इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और ख़वातीन का हो रहा है। साथ ही साथ हमारे नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि हस्पताल पर हमला किया गया। इसके अलावा पनाहगाहें महफूज नहीं हैं, इबादत गाहें महफूज नहीं हैं, मसाजिद महफूज नहीं हैं, चर्च पर हमला किया गया और फ़लस्तीनी बच्चों को हर 15 मिनट बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शहदा की मैयतें रखने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में ईंधन नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहे, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही हैं और मुसलसल एक बहरान का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीनी आवाम को खुराक उन तक नहीं पहुंचाई जा रही, खुराक की सबसे ज़्यादा कमी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जन्म लेना है, उन खवातीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या रीज़न है कि ये जंग इतना तूल पकड़ गई है, इतनी तवील हो गई है? इस मसले का हल आखिर कैसे निकलेगा? उसके बाद इन तमाम तर सिचुएशन के ऊपर अक़वाम आलम क्या कहती है, अक़वाम आलम क्यों खामोश है, OIC का क्या किरदार है, OIC भी खामोश है। सिर्फ बयानात की हद तक मजम्मत कर देना और मजम्मत कर देने के बाद फिर आप सुकून से बैठ जाओ, यानी कि कुछ करो भी नहीं, कोई अमली मुजाहिरा ना दिखाओ, तो क्या ये इस मसले का हल निकलेगा इस तरह से, या मासूम मजलूम फ़लस्तीनियों की तादाद इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और वो शहीद होते जाएंगे और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी बुनियादी ज़रूरी अशिया फराहम नहीं हो पाएगी, खुराक उन तक नहीं पहुँच पा रही। पानी का सबसे ज़्यादा अहम मसला है वहाँ पर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है हुमा बकाई साहिबा, माहिर आलमी उमूर हैं, टेलीफोनिक कॉल पर हमारे साथ होंगी। आपके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे शहरियार खान, आप स्काइप पर हमारे साथ होंगे, आप भी माहिर आलमी उमूर हैं। और इसके अलावा सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमें अपना ख़ुसूसी वक्त देंगे। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने अपना ख़ुसूसी वक्त दिया। हुमा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आज 16वां रोज़ है कि इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है। हॉस्पिटल्स महफूज नहीं हैं, मसाजिद महफूज नहीं हैं, कुरान सेंटर महफूज नहीं, चर्च महफूज नहीं। आखिर क्या रीज़न है कि ये मामला इतना तूल पकड़ गया है और इस मसले का हल ही नहीं निकल पा रहा? बिल्कुल वाज़ेह सी बात है जी कि अभी सूरत हाल बनी तो आपकी और मेरे टीवी स्क्रीन पे इस हवाले से बात हो गई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट किया गया हो गया है। लेकिन फलस्तीनियों की तो ये रोज की जिंदगी है, उनके बिल्कुल। साथ कम या ज्यादा ये जुल्म रोज होता है। और 50 सालों में कभी भी इसराइल को इस तौर की रेजिस्टेंस नहीं आई थी जिस तौर की रेजिस्टेंस अब की आई। और जाहिर है कि वो तो बड़ा कंफर्टेबल हो गया था, वो तो डिप्लोमेटिक फुटवर्क कर रहा था, अमेरिका को बीच में डाल रहा था कि सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हों ताकि इसराइल का जो स्टेटस है उसको रिकग्नाइज किया जाए। इसमें ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस या हमास की रेजिस्टेंस ने समझो बैनर फेंका है। और इस वक्त इसराइल जो है वो उस बात का बदला नहीं ले रहा जो 7 अक्टूबर को हुआ, वो तो रिवेंज ले रहा है। वो तो इसको मौके से फायदा उठाकर शायद गजा को तहस नहस करके हमास को और पैलेस्टाइन को ही खुराए अर्ज से मिटाना चाहता है। और इस बात से अब एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि ये अमेरिकन पुष्पनाही है लालजी, जो इसराइल को इतनी हिम्मत देती है कि वो चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन लॉ लेकिन हो, लेकिन चाहे ह्यूमन राइट्स। हुमा साहिबा, जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। बच्चों के बारे में सोचें, खवातीन को देखें, किस तरह से अभी जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए, कुछ इस तरह की खवातीन हैं, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खुराक की इतनी कमी है। तो ये तमाम तर लेकिन ये मामलात है। ऐसा मगरिब का तो ज़मीर जागा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंच जाते हैं उनकी पुष्पनाही के लिए, उनको थपकी देते हैं, तो फिर मुस्लिम ममालिक का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा? दीदी, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप मतलब अगर आप वाकिफ हो इस खित्ते की सियासत से, तो ये फर्स्ट नहीं है। इसराइल हमेशा इसी तौर बिहेव करता है। इसराइल एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स में बिलीव करता है। वो हर ऐसे मौके को इस्तेमाल करता है अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उनकी एक पॉलिसी है विच इज कॉल्ड मोइंग द लॉन,
यानी हर कुछ अरसे बाद वो घुसते हैं गजा में और तहस नहस करते हैं हमास का या हर उस रेजिस्टेंस का जो उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करे। लिहाजा इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया, और अब इसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं पैलेस्टाइन को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने के लिए। जहां तक आपने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्शियंस, तो देखिए ये पावर पॉलिटिक्स है, यहाँ दुनिया में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। और अमेरिका ने तो ये बात वाजे कर दी है अब कि डबल स्टैंडर्ड्स भी है, हिपोक्रेसी भी है, और इजराइल कोई भी हद से गुजर जाए अमेरिका उसकी पुष्पनाई से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लार्जली अमेरिका अपने जो उसके इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे आगे मजबूर है, क्योंकि वहाँ की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वहाँ पे ज़ियोनिस्ट लॉबी छाई हुई है, उनके मीडिया पे ज़ियोनिस्ट लॉबी छाई हुई है। कोई शख्स व्हाइट हाउस का ख्वाब नहीं देख सकता अगर उसके पीछे अमेरिका में ज़ियोनिस्ट लॉबी ना हो। तो मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ। हाँ, हुआ ये मुख्तलिफ है कि जो स्ट्रीट है वो अलाइव हुई है। आज लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। जर्मनी और फ्रांस खौफजदा हैं कि वहाँ मुजाहरे हो जाएंगे। ट्रूडर अपने लोगों से मस्जिद में जाके बात कर रहा है कि तहम्मुल का इजहार करें। तो स्ट्रीट जो है, लोग जो हैं वो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ना ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो रही है, ना कैपिटल खड़े हो रहे हैं, और इसी ने इजराइल को आज इतनी हिम्मत दी है कि वो कुछ कर जा रहा है, वो कर रहा है। अस्पताल पे जो अटैक की बात है, दीदी तवातुर के साथ कह रहा है कि आप सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कुछ हुआ उसमें सैटेलाइट इमेजेस ना हो, ये वॉर मॉनिटर ना हो रही हो। तो इस किस्म की कोई चीज की नहीं जा रही, और यही मसला है जिसकी वजह से एस्केलेशन ऑफ वायलेंस है। अब खुदा खुदा करके शायद कुछ फूड ट्रक जो हैं उनको दाखिले की इजाजत दी गई है। कायरो समिट हो रहा है, कायरो समिट में ना अमेरिका बैठने को तैयार है, ना कोई दीगर इम्पोर्टेंट वेस्टर्न कैपिटल बैठने को तैयार है। तो अभी मुझे उसका हल नहीं नजर ठीक आ है, रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है वो भी आटे में नमक के बराबर है। हुमा साहिबा, आपने बजा फरमाया। शहरियार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने जब इन्होंने हॉस्पिटल पर बमबारी की तो उन्होंने इस चीज़ की शदीद मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं, दहशतज़दा हैं। अगर उनको इतना ही खौफ आ रहा है तो फिर क्यों अभी तक, सवाल ये पैदा होता है कि जंगबंदी के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया उनकी जानिब से? देखें, गाजा में इस टाइम पे जो एक सफाक दर्जे की बमबारी हो रही है, ये एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ख़ास तौर पे ये जो मगरबी ममालिक हैं उनके लिए इम्तिहान भी है, और उनको एक तरह से एक्सपोज भी कर रहा है। जिस तरह आप यूएन की बात कर रही हैं एंटोनियो साहब की, उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं, लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो जो रेजोल्यूशंस आई हैं सीज़ फायर के ऊपर, उनको सबसे पहले यूएस ने वीटो की है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से ममालिक ने वो रेजोल्यूशंस सामने नहीं लेके आए। वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो P5 भी जिनको कहा जाता है, वो उनके पास वीटो होता है, और उसमें जो यूएस का रोल है वो एक बहुत ही प्रो इजराइल पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल जाना था, उससे एक रात पहले इजराइल का एक सफाकाना अटैक हुआ हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें उन्होंने 500 बच्चे और जो सिविलियंस हैं उनको कत्ल कर दिया। बिल्कुल। उससे अगले दिन प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पर गए हैं, और वो जाके कहते हैं कि बड़े मतलब कि अफसोस की बात है, वो नेतन्याहू के साथ बैठ के वो कहते हैं कि जी ये तो हमास ने किया होगा। हमास ने तो किया। ये जो बेसिकली नैरेटिव की जो जंग है, वो अब जंग क्या हम उसको कह सकते हैं, वो तो सिर्फ अब सोशल मीडिया पे चल रही है। लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे नज़र आई है इसमें इस शहरियार बार जो साहब, ये काम है। बिल्कुल एक जी। पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आप क्या समझते हैं, एक तरफ सदर जो बाइडन जो हैं जाते हैं इसराइल और वहाँ के जो हालात चल रहे हैं सबके सामने हैं, फिर वो वहाँ जाके उनको थपकी देते हैं, बगलगीर करते हैं, फिर उसके बाद वो उनको असलहा दे रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब फिर वो कभी कभी मजम्मत करने के लिए भी आ जाते हैं जब तमाम तर ममालिक की तरफ से एक प्रेशर आता है। तो आखिर ये मामला क्या है, गेम क्या है, अमेरिका चाहता क्या है इस तमाम तर सूरत हाल के बीच में? हमें ये देखना पड़ेगा कि इसराइल क्या चाहता है। जिस तरह इसराइल में, जिस तरह मैडम ने भी कहा कि उनकी जो लॉबी है इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बेसिकली सारे अपने सेनेटर्स वगैरह, और इंटरनेशनली भी विकी लीग की रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं कि अमेरिकन जो जितने सफारतकार हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जंग बंदी के ऊपर बात नहीं करनी है आपने,
आपने ज़्यादातर बात करनी है कि लोगों को अगर एड वगैरह चाहिए या फिर जो बॉर्डर वगैरह खोलना चाहते हैं उनके ऊपर गपशप हो सकती है, जंग बंदी के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और ये बेसिकली इसराइल का स्टांस है जो यूएस जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि अब तो मतलब कि इतना ब्लेटेंटली इसराइल ने अटैक्स, उन्होंने सराउंडिंग कंट्रीज के अंदर भी अटैक स्टार्ट कर दिए। उन्होंने सीरिया के ऊपर भी बमबारी शुरू कर दी है, सर्टन एरियाज के ऊपर, लेबनान के ऊपर भी शुरू कर दी है। और ये मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये स्पिल ओवर ना हो जाए और ये पूरे मिडल ईस्ट में ये जंग फैल सकती है। बिल्कुल और ऐसा है। इसमें उनको 100% पुश बनाई है यूएस की। उन्होंने अपने बहरी जो बेड़े हैं वो भी जाके ला के बड़े करीब खड़े कर दिए हैं इसराइल के पास। और उन्होंने सराउंडिंग जितने भी ममालिक हैं मिडल ईस्ट, उनको मैसेज दिया है कि आपने इस जंग के अंदर नहीं आना। और इसराइल को खुली छुट्टी मिली हुई है इस टाइम पे कि वो जिस तरह मर्जी। और ये भी मैं इसमें 100% एग्री करता हूँ कि ये बेसिकली जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको सजा दी जा रही है। ये हमास के अगेंस्ट ये एक ऑपरेशन नहीं चल रहा, क्योंकि 4,500 लोगों में आधे तो बच्चे हैं, उसके अलावा ख़वातीन और सिविलियंस हैं। हमें कोई नंबर्स वगैरह पता चले हैं कि हमास के कितने फाइटर्स हैं जो इसमें हलाक हुए हैं। ये बेसिकली एक कलेक्टिव पनिशमेंट है और ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। और इस टाइम पे जो इसराइल है वो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है और जो दोहरा मेयार है ये वेस्टर्न कंट्रीज का वो एक्सपोज हो रहा है आपके सामने। और ये दोहरा बेसिकली माहयार वेस्टर्न अनरेवलिंग है कंट्रीज का ये। बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है। शहरयार साहब आप साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले शहरयार खान से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने हमें ये बताया कि अब इस जंग का दायरा कार वसी होता हुआ नजर आ रहा है। हमें ब्रेक के बाद अब ज्वाइन किया है जफर हिलाली साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जफर साहब कहिएगा, आप क्या समझते हैं जिस तरह से ये जंग जारी है और इस पर सिर्फ बयानात की हद तक ही हम मजम्मत कर रहे हैं, ओआईसी है या मुस्लिम ममालिक हैं, हम बयानात तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, मजम्मत बहुत अच्छी करें, अमली मुजाहिरा क्यों नहीं नजर आ रहा? इसलिए कि आपके पास ना इत्तेफाक है ना आपके पास हिम्मत है। आप क्या कर सकते हैं? आप अमेरिका के साथ जाके जंग करेंगे? ये तो अमेरिका खड़ा हुआ है उनके पीछे, है ना। 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उन्होंने भेजा है। मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट पे एक सिक्योरिटी जोन अपने लिए बनाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं? जफर साहब, ईरान ने तजवीज़ पेश की है ओआईसी के वज़राए ख़ारिजा इजलास में। उन्होंने कहा था कि जिन ममालिक ने तस्लीम किया है इसराइल को तो उनको चाहिए कि वो सिफारती लिहाज से इनको जो है सिफारती लिहाज से यानी कि इनके सिफारत खाने बंद करें। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि तेल के हथियार इस्तेमाल किए जाएं। तो अगर ये होता और क्या मुस्लिम ममालिक इस चीज़ पर इत्तेहाद करते और बाइकॉट करते, आप समझते हैं कि इसराइल को इससे कोई धचका लगता? अगर तेल का बॉयकॉट होता तो धचका लगता, मगर उन लोग जो कर रहे हैं उनका आप नाम जब सुनेंगे तो आप सोचेंगे वो कैसे कर सकते। क्या सऊदी अरेबिया को तेल का फरोख्त की जरूरत नहीं है? उनका आपने देखा है किस तरीके से एक एम्बिशियस प्रोग्राम है डेवलपमेंट का। वो पता नहीं क्या चाहते, एक नया शहर, एक नया प्लेनेट बनाना चाहते हैं। MBS जो है उनके क्राउन प्रिंस, उनका आपने वो ख्वाब देखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये कोई नहीं कुछ करने वाला है। इसलिए पास वैसे मैंने पहले कहा, ना रिसोर्स, ना हिम्मत है और ना विल है। तो जफर साहब, फिर इस मसले का हल भी तो निकालना है। क्या इस मसले का हल किस तरह से फिर निकलेगा? मुस्लिम ममालिक इस चीज़ पे इत्तेहाद करने को अगर तैयार नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और वो बाइकआउट भी नहीं करते, तो फिर इसका क्या हल है? मासूम फलस्तीनियों की जानें इसी तरह से जाती रहेंगी? बिल्कुल। वो तो अब बाइडेन ने तो ये कह दिया है, मैं यहूदी नहीं हूँ मगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ। सोचिए तो सही, उसने क्या तकरीर की है। मैं यहूदी नहीं हूँ मगर मैं ज़ायनिस्ट हूँ। हम तो ज़ायनिस्ट को तो यहूदी से भी ज़्यादा समझते हैं। उनके जो डिमांड्स हैं मुसलमानों से और ख़ासतौर फ़लस्तीनियों से, वो तो यहूदी से भी ज़्यादा है। आम यहूदी जो है वो तो एक ग्रेटर इजराइल चाह रहे हैं। अभी वेस्ट बैंक में बॉम्बिंग हो रही है, सिक्योरिटी जोन पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर डाला हुआ है। लेबनान में वो जाके वो कैंप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इनका एक प्लान है ग्रेटर इजराइल का। ग्रेटर इजराइल का मकसद है जिधर जमीन मिले उसको पकड़ो और इनको निकालो और खुद अपने यहूदियों सेटलर्स को भेजो। बिल्कुल ऐसा है। शहरयार साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इन तमाम तर सिचुएशन को देखकर? देखें, जो इस टाइम पे पाकिस्तान के
जो सियासी हालात चल रहे हैं यहाँ पर, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और इतना जो सियासत है वो इतनी पोलराइजेशन का शिकार है कि सबसे पहले तो हमें एक इत्तेफाक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान चाहता क्या है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान अपना केस जो है प्रेजेंट कर सकता है, ओआईसी को ऑन बोर्ड ले सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ग्राउंड पे इतनी खास चीज़ें जो हैं उसको वो चेंज नहीं कर सकेंगी। मेरे ख्याल में ओआईसी को एक कलेक्टिव एक फ्रंट बनाना पड़ेगा और उनको बेसिकली हिम्मत दिखानी पड़ेगी ताकि वो इस बात को और इस पॉइंट को सबसे पहले सीज फायर तो अटेन हो जाए। अभी तो हम सीज फायर से पता नहीं कितना दूर बैठे हुए हैं, और ये एक माइंड में ये बात हमें रखनी चाहिए और ये लिख के सारे अपने पास रख लें कि इसराइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बिलीव करता ही नहीं है। वो उनके इंटरेस्ट्स के बिल्कुल मुनाफी है। और जिस तरह हिलाली साहब ने कहा है कि इसराइल बेसिकली बिलीव्स इन ग्रेटर इसराइल, और वो जितनी ही टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाहता है वो करेगा, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, लेकिन ये उनका इवेंचुअल प्लान यही है। जो मैं देख रहा हूँ इन द फ्यूचर, अगर ये नज़र आता है कि जो पूरी दुनिया है अगर मल्टीपोलैरिटी की तरफ अगर जाती है और कंपीटिंग सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिस तरह चाइना एक बड़ी सुपर पावर की तरह उभर रहा है, रशिया का रोल बन रहा है, और इस तरह जो सोल सुपर पावर स्टेटस है यूएस का, जब तक वो चैलेंज नहीं होता मुझे ग्राउंड पे कोई सिचुएशन चेंज नहीं नजर आती। इसराइल किसी तरह भी किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है, अभी मैं कल ऑनलाइन देख रहा था इंटरनेट पे, बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी कि पूरी मुस्लिम उम्मा जमा हो गई, 2 बिलियन मुसलमान है, और वो एक पानी का गिलास भी जो है वो गाजा में नहीं पहुंचा सके। तो मुझे तो ये सिचुएशन जो है ये बिगड़ती हुई नजर आ रही है, इसराइल का रोल बढ़ता नजर आ रहा है। आप पूरे यूरोप को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, यूएस को देख लें, कनाडा को देख लें, वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े ही क्लोजली इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल जो ऐसा है। डबल मगरिब बड़े स्टैंडर्ड जो है क्लोज हो के वेस्ट जो में है वो आपके इसराइल सामने को, आ चुके हैं। मगरिब बड़े क्लोज हो के इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। लेकिन तमाम मुस्लिम उम्मा मिलकर पानी का एक गिलास नहीं पहुंचा सकी है गजा में, ये हमारी हालात हैं। हुमा बकाई साहिबा, आपने भी इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है। आप मुझे बताइएगा, जैसे शहरियार साहब ने जिक्र किया है कि इसराइल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, फलस्तीन और इसराइल की ये जो जंग है ये दुनिया पर क्या, इस खिते पर क्या असरात मुरतब करेंगे? देखिए, इस वक्त तो खिता जो है आप कह सकते हैं कि इट्स ऑन फायर, और बहुत चांसेस हैं कि अभी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करेगा। सिचुएशन इतनी मखदूश है कि बावजूद इसके कि गिरगवालियों में अमेरिकन सिटीजन भी शामिल हैं, इसराइल रिस्ट्रेंड होने को तैयार नहीं है। और जो दो कंट्रीज पुशबैक दे रही हैं अमेरिका और इसराइल को, वो परहैप्स चाइना और रशिया हैं, क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई अस्पताल के ऊपर, उस पर भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि जी सैटेलाइट फुटेज रिलीज करे अमेरिका, अगर ये हमला अंदर से हुआ है और इसराइल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं लार्जली समझती हूँ कि इसराइल डिफेंसिव पे है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अमेरिका के अंदर ज्यूज ने मुजाहरा किया है, जो कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना ये जुडिज्म है, ना ये तौरा कहता है, ना हम इसके साथ खड़े। इसी तरह दीगर स्ट्रीट पर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसा ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिडल ईस्ट में दिहाइयों में नहीं मिला जो अब के मिला, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, और चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। और ये स्नब दिया गया जब सऊदी अरेबिया और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई। तो सिचुएशन वो और 80 की दहाई में थी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इसराइल डिफेंसिव पे है, झोंझ में है, और अगर मिडिल पावर्स कलेक्टिवली कोई पुशबैक देती हैं तो सूरत हाल इस तौर तो पहुंचे ना कि जी जंग बंदी हो, बट इवेंचुअली सोल्यूशन आना चाहिए। और हमास ने इन सम ये समझिए आखिरी हरबा उन्होंने आजमाया है। दिस वाज लाइक अ सुसाइडल अटैक। उसके बाद जो रिएक्शन आया ये एक्सपेक्टेड था। इसराइल इतनी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करेगा ये एक्सपेक्टेड था। तो पैलेस्टाइन ने तो समझिए सब कुछ अपने दाव पे लगा दिया। अब देखना ये है कि अमेरिका को रिस्ट्रेन करने के लिए कलेक्टिव ग्लोबल कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है, क्योंकि अमेरिका रिस्ट्रेन होगा तो इसराइल रिस्ट्रेन होगा।
इजराइल आज जो कुछ कर पाता है वो अमेरिकन पुष्पनाई की वजह से कर पाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुमा साहिबा, मुझे अब ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रही हैं, ये तमाम तर सिचुएशन आपने बयान की है, अगर ये जंग मजीद तूल पकड़ती है तो इसकी लपेट में और कौन कौन आ सकता है आपके ख्याल से? देखिए, ये तो सबसे जो ऑब्वियस चीज है वो ये है कि लेबनान के हिजबुल्लाह हिस्सा बन जाएगा, और लेबनान में जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने शहरियों को वहां से निकल जाने की हिदायत दी है। ईरान जो है वो बिल्कुल वाज़ेह बात करता है इस हवाले से कि वो हर उस एंटिटी की मदद करेगा जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा है और इसराइल को पुशबैक देता है। चाइना जस्ट सोल्यूशन की बात कर रहा है, रशिया बात कर रहा है। तो अब देखना ये है कि ये एफर्ट कलेक्टिवली रिस्ट्रेंट की तरफ जाती हैं या नहीं, और उससे पहले ये लोग गजा में क्या क्या करते हैं। और बात देखिए समझने की ये है कि क्या सिर्फ गजा में पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं, ये तो वेस्ट बैंक में भी रोज मारते हैं लोगों को। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमास ने गजा से ये कर दिया, इट्स अबाउट ग्रेटर इजराइल, अबाउट इंश्योरिंग कि ये लोग कभी सांस ही ना ले सकें, हिम्मत ही ना कर सकें, बात ही ना कर सकें अपना लैंड वापस मांगने की। और ये तो इस वक्त इसराइल को जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है, ये तो जेनोसाइड है। तो इस वक्त देखना ये है कि क्या ग्लोबल कम्युनिटी इसको रोक पाएगी या नहीं, बस ये मेरा ख्याल है। और इस वक्त सबसे पहले जंगबंदी, बेहतरीन वजह ये होनी चाहिए कि किसी तौर बिल्कुल जंगबंदी ऐसा ही है, जंग बंदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए किरदार अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। हुमा साहिबा, आपने बजा फरमाया। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आखिर में आपका कमेंट जानना चाहूँगी। मुझे आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की इस जंग का मसला आखिर आप क्या समझते हैं, किस तरीके से निकलेगा इसका हल? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसी मकसद के लिए बना था वो एक्ट भी कर सकता है, इसलिए उधर वीटो है, और जिधर वीटो है वो कुछ नहीं कर पाता है। यूएन तो फेल हो गया है, जैसे लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया है। तो यूएन से मेरे ख्याल में ज्यादा ये नहीं रखें। एक चीज है यूएन जो कर सकता है, वो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में रूस ने कहा है कि जनरल असेंबली को बुलाएं, और उसका कुछ मॉरल वेट जरूर होता है, लीगल वेट नहीं होता है। लीगल वेट के मतलब जिस मुल्क के खिलाफ वो रेजोल्यूशन इम्पोज किया जाता है, वो अनलाइक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, उसमें कोई इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो बस वो मॉरली आप कह सकते हैं पूरी दुनिया कह रही है, इतने मुल्क की अक्सरियत से कह रहे हैं कि सीज फायर हो, मगर वो बात नहीं सुनना चाहते। और शायद जब तक डिबेट हुआ और ये वो हुआ, इजरायली अपना मकसद पूरा कर लेंगे, वो ये है कि जितने मार सकते हैं आप फिलिस्तीनियों को आप मारें। तो मेरे ख्याल में ये वही सिचुएशन है जो मेरे ख्याल में 100 साल से इस खत्ते में है। वो ये है कि बिल्कुल ऐसा है, वो जितने मार सकते हैं वो उतने मार रहे हैं और उनको मुकम्मल पुष्पनाही भी हासिल है। ज़फ़र हिलाली साहब, इसी पे डिस्कशन मजीद भी जारी रखेंगे, आपका कमेंट ब्रेक के बाद लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले ज़फ़र हिलाली साहब बात कर रहे थे। ज़फ़र हिलाली साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा काइंडली। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका फिलहाल इनका मकसद क्या है, इसराइलियों का इनका मकसद ये है और सेटलमेंट में से जैसे कहा था ग्रेटर इजराइल। अब मैं ये हैरान हो गया हूँ, जिस बाइडेन जिस तरीके से कहा है कि मैं यहूदी बेशक नहीं हूँ मगर मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ। तो अगर अमेरिका हर वक्त जो भी एक किस्म का जो ज़ायनिस्ट है ये नेतन्याहू वैसे ही करता रहे, उसको ही सपोर्ट करता रहे, और अब तक तो वो करता है। और रूस और चीन जो हैं, जो दो पावर्स हैं जो कुछ कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, वो तैयार नहीं है। इसलिए आपने देख लिया, रूस ने अटैक किया यूक्रेन को, मगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ नहीं कर पाया, उनको विड्रॉ तो नहीं कर पाया। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल अगर एक्ट करता, मगर वो वीटो पावर है, रूस खुद मेंबर है, वो कभी अलाउ नहीं करता। तो चल रहा है वो जंग। ये भी जंग चलेगा जब तक इनका पेट नहीं भरे। जब तक देखिए एक इलास्टिसिटी होती है एक रबर बैंड में, कितना आप खींचते सकें फिर टूट जाता है, जब टूट जाता है तो बेकार हो जाता है। तो
अब ये देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल इसको कितना खींच सकते, तोड़ना नहीं चाहते, मगर और खींच सकता है तो जरूर खींचें। जफर हिलाली साहब, जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, बड़ी कुव्वतें जो हैं इंसानी हुकूक की अलमबरदार बनती है। अमेरिका का हमने जिक्र किया, अभी भी हम इसी पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन तमाम तर सिचुएशन के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, असलहा भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मतलब इन तमाम तर सिचुएशन से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि अमेरिका इसराइल की तरफ इतना झुकाव क्यों दिखा रहा है? ज़ाती मफादात, कौन से ज़ाती मफादात हैं अमेरिका के ऐसे? हर किस्म की ज्यादती मफादात। पहले तो तेल था, अब ठीक है अमेरिका खुद कफील हो गया है तेल में, मगर यूरोप तो डिपेंडेंट है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर यूरोप को मिडिल ईस्ट का तेल ना आए तो उनको रूस से लेना पड़ेगा, और अगर रूस से लेना पड़े, आप समझ सकते हैं एक मिनट के लिए कि रूस के साथ वो लड़ सकते हैं, तो उधर कौन देगा तेल अगर मिडिल ईस्ट नहीं दिया और ये रूस नहीं दिया। मेरा ख्याल में सबसे अच्छा ये होगा, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, एक ऑयल बॉयकॉट जरूर करें, ट्रेड बॉयकॉट जरूर करें, और बेल्ट बांधें और कहें कि ये हम एक प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं। ये तजवीज तो ईरान ने ऑलरेडी दी है ना, लेकिन उस पे फिर वही इत्तेहाद का मसला है ना। देखिए ईरान जो है, मैं समझता हूँ कि इस लपेट में आ जाएगा। मैं समझता हूँ इसराइल बड़ा उसकी ये है कि ईरान जंग में आए। जैसे मैं हर वक्त ये कहता रहता हूँ कि ईरान के पास इस वक्त बंकर बस्टिंग, जो पहाड़ के अंदर जाके डेटोनेट हो सकते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान का जो प्रोग्राम, जो प्रोटेक्टिव रिंग जो उसका है, जो वो पहाड़ पे है, वो समझते हैं कि अगर उनको ये बम करें तो ईरान का 10-15 साल का कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है, बिकम्स यूजलेस, कि उनकी जो कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर वेपन्स हैं वो नहीं हो रहेगा। तो वो तो चाहते हैं ईरान को बम करें, और वो समझते हैं अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन एयर वो खत्म कर सकते हैं, मगर बड़ा रिस्क है। इसलिए ईरान के पास ड्रोन्स हैं, अमेरिकन बेसेस है मिडिल ईस्ट में, बहरीन में है, और जगह है, और क्या पता क्या रिएक्शन होगा उस मुल्कों का जब उनको पता चलता है कि भाई जंग इनेविटेबल है, तो चले हम वो करें जो आखिर में करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मगर जंग ईरान भी लपेट में आ सकता है, और पाकिस्तान जो है हमें सोचना चाहिए। शहरियार साहब, जैसे जफर हिलाली साहब ने फरमाया कि ईरान इस लपेट में आ जाएगा, लेकिन ईरान के बयानात हमारे सामने हैं, जिस तरह के ईरान के बयानात सामने आए, आप क्या समझते हैं अगर इन केस ईरान इस लपेट में आ जाता है, जिस तरह जफर हिलाली साहब जिक्र कर रहे हैं, तो ईरान के साथ फिर क्या होने जा रहा है? ईरान तैयार है क्या? देखें, ये जो इजराइल है इस टाइम पे, उसके ना बहुत से मकासद हैं जो वो पूरा करना चाह रहा है, उसको मौका मिल गया। हमें ये लगता है कि अभी जो उसका जो ऑपरेशन है वो सिर्फ हमास के लिए, हमास के लिए नहीं है, वो बेसिकली बहुत से अपने मकासद हैं जो वो पूरा करना चाह रहे हैं। बाकी सुपर पावर्स को अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो ऑलरेडी बड़ा बिजी है यूक्रेन के अंदर, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, और अंदर अंदर से मेरे ख्याल में रशिया भी ये सोच रहा होगा कि जो वेस्टर्न और जो यूएस है उसकी अटेंशन जो है यहाँ यूक्रेन से हटे और वो बेसिकली इसराइल की तरफ जाए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जो आपका सवाल है, अभी जो रिसेंटली सऊदीया और ईरान के दरमियान में जो रप्रोशमा हुआ है वो इसराइल को पसंद इतना नहीं आ रहा, और इसराइल की फिर बड़े ईरान अरसे के से ऊपर से कोशिश कुछ रही है, पाबंदियां भी उसका उठा ली गई प्रोपेगेंडा ये हैं। रहा है। जी, और बड़े अरसे से इसराइल की कोशिश ये रही है कि ईरान भी जो है वो लपेट में आए और किसी तरीके से वहां पर जंग का जो महवर है वो ईरान की तरफ लेके जाए जाके, ताकि वो उनकी जो जितनी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर वो अटैक कर सके। और ये मैं बड़ा एग्री करता हूँ हिलाली साहब से, और बड़े अरसे से ये उनका एक पहली स्ट्रैटेजी जो थी है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जिस तरह वो एक सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वो सराउंडिंग कंट्रीज जिस तरह जॉर्डन है, लेबनान है, इजिप्ट है, उनको वो कह रहे हैं कि हम रास्ता खोलते हैं, आप इनको एज रेफ्यूजीज ले लें, हम तो सिविलियंस को यहाँ से हटाना चाहते हैं। जो कि एक बहुत खौफनाक उनकी स्ट्रैटेजी है। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं, फ़लस्तीनी, ये वहाँ से अगर माइग्रेट कर जाते हैं एज रेफ्यूजीज तो वो उस एरिया के ऊपर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो टू स्टेट सोल्यूशन जो है ना, उन्होंने कभी उसको माना है, और कभी उन्होंने इस टू स्टेट जो सोल्यूशन है उसको कभी मानना है भी नहीं।
वो तो ग्रेटर इसराइल के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो जितनी अपनी टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो जितना कर सकेंगे वो करेंगे। और उसके लिए उनको स्टेबल मिडिल ईस्ट जो है वो सूट करता ही नहीं। शहरयार साहब, स्कॉटलैंड ने गजा मुतासरीन के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोलने का ऐलान किया है। हमने देखा कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा है कि उनके मुल्क के गजा मुतासरीन के लिए दरवाजे खुले, वो पनाह देने को तैयार हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये एक बहुत अच्छा कदम है। स्कॉटलैंड ने भी कहा है, आयरलैंड ने भी कहा है, बहुत से ममालिक हैं। मैं जब यूके में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर बहुत से फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स आते थे और वहाँ पर वो असाइलम वगैरह ले लेते थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपने जान बचाने के लिए, और मैं उनको टोटली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में। लेकिन आप ये याद रखें कि ये सारे के सारे लोग जिनके लिए ये इन्होंने ज़िंदगी अजाब कर दी है, इसराइल ने बम मार मार के उन्होंने ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म कर दिए हैं। आप ये देखें ना कि अगर ये सारे के सारे लोग माइग्रेट कर जाएं तो बाकी लोग जो हैं वो बहुत खुशी से उन लोगों को पनाह दे देंगे, असाइलम दे देंगे। लेकिन यही तो इसराइल चाहता भी है। तो यस। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है फॉर द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, कि क्या ये पैलेस्टाइन जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको क्या ये पूरी दुनिया से ही मिटाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए और वहाँ पर सिर्फ इसराइल रहे। अगर वो अब ये क्वेश्चन है, अब उसमें हम ये रेफ्यूजीज वगैरह, असाइलम वगैरह स्कॉटलैंड भेज दें, आयरलैंड भेज दें, कनाडा भेज दें, तो बाकी ये फ़लस्तीन का क्या फिर नामो निशान रहेगा? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सारों को बड़ा चुभता है। हम चाहते हैं कि उन सारों की बिल्कुल, जानें ये एक ऐसा महफूज रहें, क्वेश्चन है जो हम वो एक सबको अच्छी चुभता है। जिंदगी आपने गुजार सही सकें। फरमाया। लेकिन शहरयार साहब, हिलाली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि मुस्लिम ममालिक जो हैं सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं, बयानात की हद तक ही महदूद हैं, लेकिन कि इस चीज़ पे तो इत्तेफाक हो सकता है कि उनको बुनियादी ज़रूरी अशिया तो फराहम की जाए, वो तो उन तक पहुंचा दी जाए। क्या ये सब मिलकर इतना भी नहीं कर सकते? खुराक की कमी है, ईंधन की कमी है, अस्पतालों में जनरेटर नहीं चल रहे, एम्बुलेंसेज नहीं चल रही। क्या हम ये सहूलियात भी नहीं पहुंचा पाते, उनको नहीं पहुंचा पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आस्ते आस्ते अमेरिकन खुद जो है वो कर लेगा। अमेरिकन खुद कहेगा इनको तो थोड़ा सा रिलैक्स करो हैं ये इन चीज़ों को। मैं नहीं समझता ये उस हद तक अब बहुत ज़्यादा दिन के लिए, मगर आस्ते आस्ते ये उनको आने देगा सब चीज़। तो ये तो मेरे ख्याल में वक्त की बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ थे। आपके अलावा शहरयार खान भी हमारे साथ मौजूद थे और हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने सच टीवी को अपना ख़ुसूसी वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।